अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये चैप्टर डिसीजन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो ये चैप्टर 11 और इससे आगे जो चैप्टर होगा चैप्टर 12, ये दोनों बहुत ही अहम किस्म के चैप्टर हैं। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं जो आपके एमसीक्यूज वगैरह और इसी तरह जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो उनका एक बड़ा जो हिस्सा है वो इन्हीं चैप्टर्स में से आता है। तो इस वजह से इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना अच्छे तरीके से बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? तो असल में किसी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट होता है, यानी वो तरतीब के जिस तरतीब से एक प्रोग्राम ने चलना होता है, एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद उसकी स्टेटमेंट्स ने चलना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन फ्लो। आमतौर पे क्या होता है भी, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स किसी एक प्रोग्राम के अंदर जो लिखी होती हैं वो उसी तरतीब से एग्जीक्यूट होती हैं जिस तरतीब से उन्हें लिखा जाता है। आमतौर पे ये जो तरतीब है ये टॉप टू बॉटम होती है। No statements is skipped and no one is repeated, and this is default execution flow। मतलब वो जो हमने टॉप टू बॉटम हमने स्टेटमेंट्स लिखी हुई होंगी, वो हैश इंक्लूड और उसके बाद मेन और उसके बाद वेरिएबल की डिक्लेरेशन वगैरह, तो वो जिस तरतीब से हमने टॉप टू बॉटम लिखी हुई हैं वो उसी तरतीब से हमारा प्रोग्राम चलेगा। वो सारी की सारी स्टेटमेंट चलाई जाएंगी। और सी लैंग्वेज का कंपाइलर जो है वो किसी भी स्टेटमेंट को स्किप नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा उसको, और ना ही वो उसको एक से ज़्यादा दफ़ा चलाएगा। तो उसने बस एक दफ़ा उसने चलाने हर स्टेटमेंट को। लेकिन ये जो तरतीब है इसको चेंज किया जा सकता है। डिफ़ॉल्ट जो एग्जीक्यूशन होती है, ये जो पहले से एक तरीक़ाकार है, एक सिंपल किस्म का जो प्रोग्राम होता है सी का, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो तो इसी तरह होती है, यानी टॉप टू बॉटम। लेकिन इस तरतीब को हम चेंज कर सकते हैं। और कुछ ख़ास किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं जिनकी मदद से ये तरतीब चेंज की जा सकती है। उन स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशंस इन ए प्रोग्राम। तो यानी कुछ ऐसी स्पेशल किस्म की सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स होंगी कि जिनका काम ये होगा कि इस एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करना, कि स्टेटमेंट्स सारी की सारी एग्जीक्यूट होती हैं या उनमें से कोई स्किप होती हैं या फिर कुछ रिपीट होती हैं। तो any other statement written inside the range of control structures can be skipped, executed or can be repeated। तो कोई भी जो दूसरी स्टेटमेंट है कंट्रोल स्ट्रक्चर को छोड़ के, वो अगर कंट्रोल स्ट्रक्चर की स्टेटमेंट्स के अंदर लिखी जाएंगी तो वो फिर स्किप होंगी या एग्जीक्यूट होंगी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, या फिर वो रिपीट होंगी एक से ज़्यादा दफ़ा। अब ये सी लैंग्वेज के अंदर जो बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं वो हम देखते हैं। तो जनरली 3 तरह के जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहले सीक्वेंस स्ट्रक्चर। तो इन दिस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर इन विच दे अकर इन ए प्रोग्राम। इट इज़ द डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर के तहत सारी स्टेटमेंट जिस तरतीब से लिखी जाती हैं उसी तरतीब से एग्जीक्यूट होती हैं और उनके कोई स्पेशल एग्जीक्यूशन फ्लो नहीं होती। हम ये कह सकते हैं कि जब हम कोई भी कंट्रोल स्ट्रक्चर की स्टेटमेंट यूज़ ना, एक तरीके से ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर ही अप्लाई हो रहा होगा। तो जो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है सी लैंग्वेज के अंदर वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर ही है।
नंबर 2 पे देखें सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर लॉजिकल ग्रुप्स आर ब्लॉक। तो प्रोग्राम स्टेटमेंट जो नॉर्मली हम लिखते हैं वो असल में 2 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, और उनमें से कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो चलेंगी और कुछ स्किप होंगी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूजेस विच ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज टू एग्जीक्यूट। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर की जो स्टेटमेंट होंगी वो इस बात का फैसला करेंगी कि हमारी दी गई कंडीशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू होगी तो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो फॉल्स होगी तो दूसरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो बेस हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, इफ एल्स और स्विच। इसी तरह नंबर 3 हम देखते हैं। नंबर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन सा है? तो ये रेपिटेशन स्ट्रक्चर है। रेपिटेशन जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, मतलब किसी चीज़ को बार बार करना, परफॉर्म करना। तो ऐसे कंट्रोल स्ट्रक्चर के जिसमें हम अगर कुछ स्टेटमेंट देंगे तो वो एक से ज़्यादा दफ़ा चलेंगी, एग्जीक्यूट होंगी, तो उसको आप क्या कहते हैं? रेपिटेशन स्ट्रक्चर। और रेपिटेशन स्ट्रक्चर को आइट्रेशन स्ट्रक्चर या लूप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यानी कि एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसके अंदर अगर हम अपने प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स देंगे, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स देंगे, तो वो हम जितनी दफ़ा कहेंगे इतनी दफ़ा वो रिपीट होंगी। अब इसमें रिपीटेशन स्ट्रक्चर में कौन कौन सी स्टेटमेंट आती हैं? फॉर लूप स्टेटमेंट है, इसी तरह वाइल की लूप है, फिर डू वाइल है। तो ये 3 तरह की जो हैं ये लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं या आइट्रेशन स्ट्रक्चर्स हैं अवेलेबल इन सी। लेकिन ये जो रेपिटेशन स्ट्रक्चर है इसको हम चैप्टर 12 में देखेंगे, स्टडी करेंगे। हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 11, इसके अंदर हमने सिर्फ सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बात करनी है। तो अभी सिलेक्शन स्ट्रक्चर के सिलसिले उसको हम देखते हैं, द इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट जो है ये पहली स्टेटमेंट है सिलेक्शन स्ट्रक्चर के सिलसिले की। तो ये यूज़ होती है इफ़ की स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट और इग्नोर ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर टेस्टिंग ए कंडीशन। यानी एक दी गई कंडीशन को हम टेस्ट करेंगे, तो अगर वो कंडीशन दुरुस्त होती है हमारी, तो फिर कुछ स्टेटमेंट्स जो है, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हमारा प्रोग्राम चलाएगा, अदरवाइज नहीं चलाएगा। तो इसमें सिंटैक्स इसकी देखें, और ये इस इफ स्टेटमेंट के सिलसिले की हमारी फर्स्ट सिंटैक्स है, सिंटैक्स 1। ये बात आप याद रखें कि इफ स्टेटमेंट की एक से ज़्यादा सिंटैक्सेस हैं जिनको हम वन आफ्टर अनदर देखेंगे। तो सबसे पहले सिंटैक्स 1 है, इसको हम सिंपल इफ़ भी कहते हैं। तो इसकी क्या सिंटैक्स है कि सबसे पहले इफ़ हम लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कंडीशन देते हैं, और फिर फॉलोइंग लाइन पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं। अच्छा, इसमें अब ये बात याद रखें भाई, अगर हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सामने लिखनी हो इस बाद, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमें कर्ली ब्रेसेस यूज़ करनी पड़ेंगी। जैसे कि ये नीचे आप देखें, उस केस में हमारी ये सिंटैक्स थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो इसको आप सिंटैक्स ऑफ इफ़ इन केस ऑफ ब्लॉक स्टेटमेंट्स भी आप कह सकते हैं, कि अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक हो तो उस केस में इफ़ की स्टेटमेंट की सिंटैक्स इस तरह होगी। लेकिन ये आप ये बात याद रखें कि ये जो कर्ली ब्रेसेस दे के हम ग्रुपिंग करें स्टेटमेंट्स की, तो ये जो रूल है ये सिर्फ इफ़ पे अप्लाई नहीं होता, जितने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उन सब पे अप्लाई होगा।
आगे चल के हम जब लूप्स वगैरह देखेंगे तो उनमें भी यही होगा भाई, अगर वो लूपिंग स्टेटमेंट एक से ज़्यादा स्टेटमेंट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर हमें ब्रेसेस लाजमी लगानी पड़ेंगी। अच्छा, अगर हम ब्रेसेस ना लगाएं और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिख दें तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होता है भी फिर वो अगर सपोज करें यहाँ पे ब्रेसेस नहीं है तो वो फिर क्या करेगा भी, इफ़ के बाद फ़ौरन बाद जो पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है वो उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करेगा और बाकी स्टेटमेंट्स को वो यूँ समझेगा कि जैसे वो इफ़ के स्ट्रक्चर के अंदर हैं ही नहीं। तो उससे फिर हमारा लॉजिकल एरर आ सकता है प्रोग्राम के अंदर। तो इस वजह से ये बात याद रखना ज़रूरी है कि इफ़ या कोई भी कंट्रोल स्ट्रक्चर हो उसमें अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो फिर आपको लाजमी कर्ली ब्रेसेस देनी पड़ेंगी। अच्छा, इसमें मैंने नीचे मज़ीद यहाँ पे लिख भी दिया है कि सिंटैक्स 1 को यूज़ करते हुए अगर हम इस सिंटैक्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ सिंगल कंडीशन टेस्ट कर सकते हैं। इट मीन्स के जो सिंपल इफ सिंटैक्स है हमारी, उसकी मदद से सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन टेस्ट की जा सकती है और अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर उसके बाद जो आने वाली एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं वो चलेंगी, अदरवाइज वो स्किप हो जाएंगी। अच्छा, अब इसमें देखेंगे एग्जाम्पल है एक इसी फर्स्ट। तो इसमें ये देखें कि एग्जाम्पल क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू इंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑफ ए स्टूडेंट इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड आर इक्वल और अबव 40 एंड डिस्प्ले ए मैसेज कंग्रेचुलेशन। यानी हमें ये कहा गया भी एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें स्टूडेंट्स से मार्क्स ऑब्टेन अपने और उसके बाद उसको चेक करें, तो अगर वो 40 के इक्वल या उससे ग्रेटर हैं तो फिर एक मैसेज कंग्रेचुलेशन डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम के ऊपर आप गौर करें कि इसमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अगर मार्क्स ग्रेटर और इक्वल 40 हैं तो फिर ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, और इसमें इस तरह की कोई बात नहीं की गई भाई अगर ये ना हो तो फिर क्या किया जाना चाहिए। गोया कि हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन है कि हमने जस्ट ये चेक करना है भी मार्क्स दिए गए जो हैं वो 40 के इक्वल या उससे अबव हैं या नहीं। अब इसका एनालिसिस यहाँ पे मैंने लिखा है। तो आपको पता है कि मैंने आपको ये बताया हुआ है भी एनालिसिस जो है ये ऑप्शनल होता है। एनालिसिस अगर आप लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि ये बेहतर होता है कि आप लिख लें। एक तरीके से इसको आप एक रफ वर्क भी कह सकते हैं। तो एनालिसिस अगर किसी भी प्रॉब्लम का आप लिखते हैं तो आपके लिए प्रोग्राम लिखना आसान हो जाता है। तो इसमें आप देखें भाई एनालिसिस के अंदर हम किन हमारी इनपुट क्या है इस दी गई प्रॉब्लम में। तो इसी तरह फिर हम प्रोसेसिंग को देखते हैं, फिर हम आउटपुट को देखते हैं। तो जब इन तीनों बातों का डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद हम प्रोग्राम लिखना शुरू कर देते हैं। तो इनपुट इस प्रॉब्लम के तहत हमारी क्या है, यानी यूज़र से हमने किस चीज़ की वैल्यू लेनी है, मार्क्स ऑब्टेन की। तो ये इनपुट में आ जाएगा। इसमें क्या होगी, यानी कंप्यूटर ने क्या काम करना है, हमारी दी गई इनपुट के ऊपर कंप्यूटर ने क्या करना है कि चेक इफ द मार्क्स आर इक्वल और अबव 40। और आउटपुट क्या है, आउटपुट में हमने ये मैसेज डिस्प्ले कराना है कंग्रेचुलेशन। तो अभी प्रोग्राम को देखें तो सबसे पहले तो वो हैश इंक्लूड stdio.h उसी तरह आप लिखेंगे, मैटर फाइल stdio.h को इंक्लूड करेंगे। तो ये इंक्लूड करनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ के फंक्शन जो यूज़ करते हैं तो उनकी डेफिनेशंस इस हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। तो अगर ये ना लिखा जाए तो फिर प्रिंट एफ और स्कैन एफ के ऊपर भी एरर आएगा कंपाइलेशन टाइम के लिए। उसके बाद मेन यहाँ पे लिखना है हमने, और उसके बाद फिर ब्रेसेस हैं और यहाँ से हमने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। अब सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हुए
मेन की ब्रेसेस के फ़ौरन बाद हम क्या करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं भाई हमने वेरिएबल्स कौन कौन से डिफ़ाइन करने हैं और कितने हमें चाहिए। अब कितने वेरिएबल हमें चाहिए इस बात का फ़ैसला कैसे होगा कि हम ऊपर एनालिसिस के अंदर अपनी इनपुट को देखेंगे कि उसमें जितनी चीज़ें यहाँ पे हमने लिखी हुई हैं इतने ही हमें वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे जस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखा हुआ है, इट मीन्स कि एक इनपुट है सिर्फ, तो फिर वेरिएबल हमें कितने चाहिए होंगे, बस एक वेरिएबल हमें चाहिए होगा। दैन फिर हमने ये सोचना होता है भाई ये जो वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, फ्लोट होनी चाहिए, या कैरेक्टर होनी चाहिए, या डबल होनी चाहिए। तो इस बात का फैसला कैसे होगा, आपको थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करना होगा कि आप जो वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं तो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस तरह की स्टोर होगी। तो जाहिर है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू इसके अंदर आएगी, और न्यूमेरिक वैल्यू भी आम तौर पे जो मार्क्स हम देते हैं वो विदाउट डेसिमल पर, जैसे हम यहाँ पे कौन सी डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे, इंटीजर, इंटीजर मार्क्स ऑब्टेन्ड। उसके बाद के प्रिंट एफ, अच्छा यहाँ पे ये देखें भाई हमने वेरिएबल्स का तो डिसाइड कर लिया भी, ठीक है वेरिएबल हमें एक ही वेरिएबल करना है। देन फिर हम इस वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद फिर हम इस एनालिसिस को फॉलो करते हैं, इनपुट लेंगे, फिर हम प्रोसेसिंग करेंगे और उसके बाद आउटपुट लेंगे। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए असल में तो स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ होता है, लेकिन स्कैन एफ फंक्शन के साथ साथ हमें ये भी करना होता है भी स्क्रीन पे एक मैसेज भी डिस्प्ले करना होता है, यानी यूज़र को ये बताना होता है भी वो अब अपनी इनपुट जो है वो यहाँ इंटर करे। तो यहाँ पे इस वजह से हमने प्रिंट एफ लिखा है, प्रिंट एफ इंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो वैसे ये याद रखें कि प्रिंट एफ जो है वो यूज़र इनपुट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको बेहतर बनाने के लिए हमने सिर्फ ये लाइन लिखी है। वैसे तो ये भी किया जा सकता है भाई यहाँ पे हम ये जो प्रिंट एफ वाली लाइन है ये ना लिखें और डायरेक्ट स्कैन एफ लिख दें, उससे भी प्रोग्राम हमारा चल जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा भाई जब प्रोग्राम हमारा चलेगा तो ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर बस कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, हमें ये तो अंदाज़ा हो जाएगा भाई कंप्यूटर कुछ मांग रहा है, कुछ इनपुट उसे देनी है हमने, लेकिन क्या देनी है उसका कोई पता नहीं है। तो इसलिए ये प्रिंट एफ ऊपर। अच्छा अब ये स्टेटमेंट हमने यानी पहले इनपुट के लिए हमने, उसके बाद क्या है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग जो है वो ऐसा कोई काम होता है जो कंप्यूटर ने करना होता है। तो इसमें जस्ट एक प्रोसेसिंग है कि कंप्यूटर ने बस वो दी की वैल्यू को चेक करना है कि वो ग्रेटर और इक्वल 40 है या नहीं है। तो इफ़ उसी सिंटैक्स के मुताबिक हम लिखेंगे कि पहले इफ़ आएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर कंडीशन हम देंगे। तो कंडीशन कैसे देंगे, यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर और इक्वल। तो इफ़ मार्क्स ऑब्टेन्ड ग्रेटर और इक्वल 40, तो क्या होना चाहिए अगली लाइन पे हमने लिखा है कि प्रिंट एफ \n कंग्रेचुलेशन, कि एक लाइन छोड़ के फिर क्योंकि \n एस्केप सीक्वेंस लिखा हुआ है तो अगली लाइन पे कंग्रेचुलेशन प्रिंट कर देगा। \n यहाँ पे क्यों दिया है, वो इस वजह से कि जब प्रोग्राम चला था तो पहले स्कैन एफ के लिए कर्सर आया हुआ होगा उधर जहाँ पे हमने इनपुट वैल्यू की है, तो जो भी वैल्यू इनपुट हमने की है उसके साथ हमारा कर्सर आ रहा होगा। तो हम अगर ये चाहते हैं भी कंग्रेचुलेशन का मैसेज उससे अगली लाइन पर डिस्प्ले हो तो फिर \n यहाँ पे लिखेंगे। देन फिर गेट 4 मैंने लिखा है, तो गेट 4 इस वजह से यहाँ पे लिखा है कि जस्ट स्क्रीन को थोड़ा सा रोकने के लिए कि आउटपुट जब स्क्रीन पे आएगी कंग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा तो वो स्क्रीन डिस्प्ले होके एक लम्हे के लिए तो वापस सोर्स कोड पे चला जाता है जो इन्वायरमेंट है हमारा टर्बो सी का, तो उसको थोड़ी देर उधर आउटपुट स्क्रीन में रोकने के लिए गेट 4 दे रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर को मैं वाइंड अप यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस पे मज़ीद बात करेंगे।